नमस्कार। मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। भारतीय जनता पार्टी कुनबे में कलह के कैक्टस बढ़ते ही चले जा रहे हैं। आपसी खींचतान, अहम की लड़ाई और ज्यादा ताकतवर होने या ताकतवर दिखने दिखाने की होड़ और दौड़ निरंतर तेज हो रही है। और जो लोकसभा चुनाव 2024 के थे उसके नतीजों के बाद जिस तरीके से विपक्ष या प्रतिपक्ष ने सरकार को घेरा हुआ है, भारतीय जनता पार्टी उसके निरंतर निशाने पर है। तो वो जो चल रहा है वो चल रहा है। इसके साथ साथ जो अंदरूनी कला है बीजेपी की, उसने बहुत हलाकान किया हुआ है पार्टी को भी, और उसके जो पैरोकार रणनीतिकारों को सूझ और समझ नहीं पड़ पा रही है। और अभी जम्मू कश्मीर और हरियाणा में विधानसभा के चुनाव चल रहे हैं। जम्मू कश्मीर में दूसरे दौर की जो वोटिंग है वो कल होना है। और इसके बाद चाहे आप महाराष्ट्र हो, झारखंड हो, वो चुनाव भी बिल्कुल निकट है। किसी भी वक्त उसकी घोषणा संभावित है। फिर दिल्ली का चुनाव है। साथ साथ उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है। और भी जो लोकसभा चुनाव के दौरान जो विधानसभा की सीटें रिक्त थी उनमें कई सारे क्षेत्र हैं जहां होना है। लेकिन बड़ा जो नंबर है वो उत्तर प्रदेश में 10 सीटों का। और जो कुछ 2024 के चुनाव में उत्तर प्रदेश में देखने को मिला, जिसके कारण नरेंद्र मोदी की ताकत कह सकते हैं कि आधी हो गई। या वो नहीं कहते 56 इंच का सीना, वो नहीं कहते एक अकेला सब पर भारी। तो अब यदि प्रतिष्ठा दांव पर फिर है तो वो योगी आदित्यनाथ जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री उनकी लगी हुई है। और वे अपना जो खेल है वो खेल रहे हैं। उनका अपना एक सिलसिला जो जैसा रहता है, जो हिंदुत्व का झंडा उठाकर दौड़ना और कुछ ना कुछ एक कह सकते हैं थोड़ा उसको अलग सी भाषा में कि खूंटा करते रहना, कुछ ऐसा करते रहना जिससे कि चर्चाओं में बने रहे, होता रहे सारा कुछ। लेकिन जो चल रहा है उसमें बहुत सारे संकेत जो होते हैं, निकल कर आता है कि किसी नेता ने कुछ और कहा तो उसके मायने ढूंढने तलाशने की कोशिश होती है। तो वो भी है। जैसे जो रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह का एक बड़ा चर्चित बयान रहा है। वो जम्मू कश्मीर के रजौरी में चुनावी सभा के लिए गए हुए थे और उन्होंने जो वहां कहा, वो जो हिंदू मुस्लिम को लेकर उसका जो सार निकला कि ये करना जो है उचित नहीं होगा, देश को बांटना, और उसके पीछे और भी चीजें थी। अगर पूरा बयान सुने तो उसके और भी मायने अलग हैं। लेकिन निशाना किसका कहां है? क्या दिल्ली और उत्तर प्रदेश के बीच जो एक घमासान की जो बार बार बात होती रही है कि कुछ चल रहा है, कुछ पक रहा है। और दिल्ली को योगी आदित्यनाथ, खासकर जो अमित शाह, उन्हें तो फूटी आंखों सुहाते नहीं है, सबको पता है। और मोदी और शाह अलग नहीं है। उनके अपने जो एक होने की बातें किसी से छुपी नहीं, दो जिसमें एक जान की बात है। तो जो ओवरऑल स्थितियां हैं, हम अगर यूपी वर्सेस दिल्ली को देख लें या जो और राजनीतिक घटनाक्रम है चुनावों को देखें, तो तमाम जो स्थितियां हैं, परिस्थितियां हैं, इन सब पर चर्चा। और खासकर यूपी थोड़ा सा फोकस आज ज्यादा करने की इच्छा है कि वहां जो चल रहा है, कुछ नए आदेश निर्देश फिर दिए हैं। वो जो जिसको लेकर बड़ा बवाल मचा था, वो तख्ती वाला आदेश, उसको नए सिरे से कहते हैं ना कि पुरानी नई बोतल में पुरानी शराब, इस टाइप का जो एक स्थिति है, तो वो सब चल रहा है। तो हम इन सब पर बात करने के लिए चलेंगे। हमारा जो एक खास पैनल बहस में होता है जुड़ना है हमसे। मैं अनुरोध करूंगा मेरी जो पैनल पे है वो जुड़ गए हैं हमारे साथ में। बिलाल सब्जवारी साहब हैं जो राजनीतिक विश्लेषक हैं। राजेश ठाकर साहब हैं सीनियर जर्नलिस्ट। हमारे साथी सहयोगी रशीद भाई सीनियर जर्नलिस्ट। और भी हमारे साथ पैनलिस्ट अभी जुड़ेंगे, कुछ और हैं। हरियाणा से जुड़ना है हमारे साथ रविंद्र सिंह शौर्यान जी को, और दूसरा जुड़ना है धनंजय कुमार साहब को महाराष्ट्र से। तो ये जो पैनलिस्ट से आप भिज्ञ हैं, सब जानते हैं, दीर्घ अनुभव वाले लोग हैं। निरंतर आप इन्हें सुनते हैं हमारे प्लेटफॉर्म पर। शानदार बोलते हैं, खरा खरा बोलते हैं, और मौजूद विषय है उस पर बेबाकी से आपकी अपनी राय होती है। मैं चलूंगा सबसे पहले राशिद जहीर साहब का। राशिद भाई, जो सब हो रहा है, खासकर जो एक एनकाउंटर बड़ा चर्चाओं में है आपके यहाँ। पहले वो था कि यादव, फिर अब वो जो एक राजपूत जो उससे आते हैं उस पर बड़ा बोमा बोम मचा हुआ है। फिर ढाबों और रेस्टोरेंट को लेकर एक नया ताजा आदेश आ गया है। 10 विधानसभा के चुनाव का मैंने जिक्र किया, वो है ही सामने। तो योगी जी का निशाना आखिर क्या है? बार बार बात होती है कि कहां उनकी बंदूक किस तरफ मुड़ने वाली है, क्या स्थिति है, और दिल्ली का अपना एक रुख रवैया दिख रहा है। सब पर आपकी टिप्पणी शुरू करूंगा रचित भाई। अनम्यूट कीजिएगा सर, अनम्यूट। संजीव भाई, ऐसा है, इस इलेक्शन से पहले
अगर आप योगी आदित्यनाथ जी को और मोदी जी को देखेंगे तो आपको महसूस हो जाएगा कि नुमाया तौर पर इलेक्शन के रिजल्ट के बाद उनकी जो वाणी है वो थोड़ी ज्यादा सख्त हो गई है। उनके जो ख्यालात हैं, उनकी जो बातें हैं, वो अब कुछ ज्यादा ऐसी हो गई हैं कि वो बिल्कुल खुल करके सामने आ गए हैं कि हमें दरअसल अपने उस मरे हुए मुद्दे को किस तरह से जिंदा करना है। एक तो बात है दोनों के सामने ये। अब इन दोनों के बीच में भी एक दिक्कत है। योगी आदित्यनाथ जी को भी ये पता चल गया है कि अगर मैं अपनी जगह को मजबूत नहीं बनाऊंगा तो भविष्य में ये होगा कि 2 नंबर के जो नेता हैं अमित शाह जी, वो मुझे रास्ते से हटा देंगे, जैसे तमाम प्रदेशों में हुआ है। पूरा देश जानता है, लेकिन मैं 30 सेकंड के अंदर बता दूं कि अगर छत्तीसगढ़ से आप चलें तो छत्तीसगढ़ में रमन सिंह हो, बिहार में मोदी जी हों जो स्वर्गीय हो गए, उधर मध्य उड़ीसा में आप देख लीजिए, उधर मध्य प्रदेश में शिवराज का हाल देख लीजिए, उधर आप बंगाल में आ जाइए, उधर महाराष्ट्र में आप आ जाइए, सीनियर से जूनियर बना दिए जाते हैं। तो जो नेता इनके यहाँ है, वसुंधरा राजे हो, सबको समतल कर देते हैं ये। योगी आदित्यनाथ को भी इसी तरह से करने की कोशिश की गई, पूरी दुनिया जानती है, उसके अंदर कोई शको शुबा की गुंजाइश है नहीं। तो योगी जी को अपनी बात भी बतानी थी, बचानी है। तो अब आकर के उन्होंने थोड़ा सा हार्ड कोर का मामला ज्यादा इख्तियार करना शुरू कर दिया कि किसी तरीके से वही जज्बात, वही ख्यालात, वो नफरत की राजनीति दोबारा से चरम पे आ जाए, ताकि मेरा अपना घर तो बचे। इन सब के सामने अपने अपने घर बचाने हैं। मोदी जी हो या अमित शाह हो, कोई भी हो, अखिलेश यादव भी क्यों ना हो, सब लोग अपनी पहले पार्टी, अपना घर ही तो बचाएंगे। और जाहिर सी बिल्कुल। बात है, इनका कारोबार है ये। मैं तो कारोबार ही कहता हूँ इनको, क्योंकि इन्हें अपनी जगह बचानी है, अपना प्रोडक्ट को बेचना है। अब इनका जो प्रोडक्ट थोड़ा सा धूमिल पड़ गया था, उसको ये दोबारा करना चाह रहे हैं, क्योंकि उस प्रोडक्ट के अलावा, हिंदुत्व के अलावा इनके पास कुछ नहीं है। अब योगी आदित्यनाथ ने जिस तरह की परफॉर्मेंस लोकसभा चुनाव में दिखाई है, मैं आपको सच बता रहा हूँ संजीव जी, अगर योगी आदित्यनाथ चाहते तो रिजल्ट कुछ और होता। संभल को ले लीजिए, खुला छट, हमने तो देखे हैं ना तमाम इलेक्शंस कि रामपुर में कुछ पुराना इलेक्शन जो उपचुनाव हुआ था, वहां क्या हाल हुआ है। किसी चुनाव आयोग की कोई परवाह नहीं थी। वहां का जो एक अधिकारी है जो मुरादाबाद में है, शायद भारत में ये पहली नजीर होगी, नजीर कहते हैं एग्जाम्पल को, कि एक आदमी के कार्यकाल में 9 चुनाव हो गए। एक कमिश्नर है वहां का, वो आजम खां पे काफी मेहरबान है, उसके कार्यकाल में 9 तो हो चुके थे पहले, जब अब्दुल्ला आजम ने कहा था, अब तो शायद 10 हो गए हों। तो एक अधिकारी जो पूरे हालात बदल देता है, उसको वो वहां से हटाते नहीं है। और उसी अधिकारी के होते हुए रामपुर, संभल, मुरादाबाद कैसे जीत लिए गए? वो ऐसे जीत लिए गए क्योंकि योगी आदित्यनाथ की जो लगाम थी वो हल्की सी ढीली थी। वो चाहते थे थोड़ा सा झटका लगे। और राजनीति अगर आप पढ़ें कभी, तो राजनीति में पहला जो सब्जेक्ट है, उसके अंदर विपक्ष के बारे में एक बात आती है। हकीकत बात है ये। हालांकि अटल बिहारी वाजपेयी उसे कभी किसी जमाने में बता चुके कि विपक्ष कैसा होना चाहिए, लेकिन पॉलिटिकल साइंस में हमने कभी कभी पढ़ा कि उसके अंदर जो विपक्ष की ताकत है वो थोड़ी सी मजबूत होनी चाहिए, ताकि सत्ता पक्ष थोड़ा बहुत कंट्रोल में रहे। ये एक आम बात भी है, जाहिर सी बात है। तो योगी आदित्यनाथ अपना घर बचाना चाहते हैं। अब ये उपचुनाव उनके सामने है, ये उपचुनाव उनका लिटमस टेस्ट है। उनको ये बताना है केंद्र को कि दरअसल मेरी जो पोजीशन है बहुत अच्छी है, अब देख लीजिएगा इसमें वो क्या करके रहेंगे। तो यही वजह कि उनकी जो जबान है वो बहुत ज्यादा सख्त हो गई। योगी आदित्यनाथ की जबान इसलिए सख्त हो गई क्योंकि वो यूपी को कंट्रोल करके दिखाना चाहते हैं, और मोदी जी और अमित शाह और बाकी जो तमाम नेता हैं वो इसलिए सख्त हो गए कि वो अपना, उनके पास कोई एजेंडा नहीं है, उसी पर चलना चाहते हैं। तो ये जो आग लिटमस टेस्ट आया है, इसमें योगी आदित्यनाथ पूरा पास होने की कोशिश करेंगे। इसमें चौथी बात और है, उसके बाद मैं अपना वक्तव्य खत्म कर दूंगा। उसमें चौथी बात यह है कि इनके सामने सिर्फ 15-20 जो 19.5% मुसलमान है, पहले वो रहा करता था। अब इनकी समझ में आया कि नहीं, ये यादव भी कुछ इसी जैसे हैं। तो विधानसभा में इन्होंने बयान भी दे दिया, 2 ही आदमियों का नाम लिया इन्होंने। 10-12 और लफंगे थे और किसी का नाम तो याद आया नहीं योगी आदित्यनाथ को। तो उन्होंने कहा नहीं, ये वो भी थे जिनके, एक यादव का नाम, एक मुस्लिम का। तो अब ये 19 और 9% और हैं यादव। तो ये इनको सोचने लगे कि 85-15 नहीं, 80 और 20 नहीं, अब भविष्य में हो सकता है वो यूं कहने लगे कि 72 और 28 का खेल खेलना है, क्योंकि 19% मुस्लिम और 9% यादव, ये दोनों इकट्ठे हो जाएंगे। तो ये इन दोनों को एक ही चट्टे बट्टे का मान रहे हैं। एनकाउंटर की भी वजह वही है। और वरना एक बात बताइए, इनकी एक मिनिस्टर हैं, जितेंद्र प्रसाद का लड़का है, वो क्या नाम, जितिन प्रसाद। तो वो, जतिन। उसने भी जब वो पिछले दिनों कांग्रेस में था, तो उसने क्या काम किया, उसने 3.5 वर्ष का, धनंजय सर, एक डाटा इकट्ठा किया
अब डाटा इकट्ठा क्या किया कि 3.5 साल में 550 ब्राह्मण मार दिए हैं एनकाउंटर में। उसका डाटा है, मेरा नहीं है ये। मैं नवभारत टाइम्स में काम करता था, तो इत्तेफाक से मुझे एक बार रिपोर्ट बनाने का मौका मिला, तो मैंने उसको वक्तव्य डाला। तो वो जूम से सारे जो पंडितों की उसकी शहर की बनी हुई थी कमेटी बना रखी थी उसने, उसमें वो उनकी वो भी लेता था, मीटिंग सबमिट करता था। तो वो अब वो जो है, पहले ब्राह्मणों की बात थी, अब ब्राह्मण खत्म हो गए। तो ये 3-4 बातें हैं, दोनों को अपनी जगहों की परवाह है, लिटमस टेस्ट है, और सामने अब लोग जो हैं यादव और मुसलमान को एक साथ करके बाकी तमाम लोगों से कहना ये चाहते हैं कि यही थोड़े गुंडे बदमाश हैं, बाकी तो सारे के सारे बहुत शरीफ लोग हैं। इनकी तो इंटेंशन इतनी एक लगती है। आदेश और एक आदेश की बात और थी राशिद भाई, आज वो जो किया है उसको दूसरे तरीके से लागू करने का आज प्रयास हुआ है, जो पिछली बार नहीं कर पाए थे, जो होटलों देखिए, पर और उस पे जो जी। बिल्कुल उन्होंने जूस वगैरह की बात की है, सारी बातें हैं। असल में कोई बात मजबूत तो है नहीं। वो जो बात इशारा कर रहे हैं, ये तमाम बातें, अभी वो रेलवे लाइन पे 2 बंदे और पकड़े गए कहीं और, वो नॉन मुस्लिम है, नाम से नहीं पहचाने जा रहे, कुछ दूसरे नाम है उनके। तो ये तो दरअसल मैं बता रहा हूं ना, ये उसी टूल किट का एक हिस्सा है कि ये बदनाम करके बताना चाहते हैं कि देखिए साहब, ट्रेन की पटरियों को खाल रहे हैं, जूस के अंदर उल्टी सीधी चीजें डाल रहे हैं, और वो तमाम सभी वर्ग के लोग हैं। वो तो लॉ एंड ऑर्डर की और तुम्हारा जो दूसरे विभाग है उनकी जिम्मेदारी बनती है, 4 डंडे मारिए, खत्म कीजिए। आपके जो, तो अब बताइए, एक बात बताइए, वहां पर तो कोई मुसलमान नहीं था तिरुपति के मंदिर में, वो बोर्ड भी तुम्हारे आदमियों का है, एक ईसाई चीफ मिनिस्टर था, 320 रुपए किलो का आपने घी उसमें डाल दिया, पता चला उसमें कुछ और है। तो वहां पे कोई देवबंद का नदवे का मौलाना थोड़ी था कि वो जो है चरबी मिला रहा था, तुम्हारे आदमी थे भाई। अब तुम देखो, लेकिन यहाँ के जूस को, यहाँ की दाल को, यहाँ की रोटी को थूक जिहाद। एक आदमी है पत्रकार, वो उसका पेट तो थोड़ा मोटा, हाथ थोड़े पतले पतले से, नाम में लूंगा नहीं वरना मुकदमा कर देगा। वो आता है अक्सर कलम की जगह तलवार लेके आता है वो, लोग उसे गू दर्शन भी कहते हैं, नाम समझ गए अब तो आप। अब मेरे पे मुकदमा नहीं कर पाएगा, असल में नाम इसलिए नहीं ले रहा। तो वो आता है, वो कहता धूप जिहाद, जमीन जिहाद, जब कौन कौन से जिहाद बताते हैं। तो इनका मसला है ये। लेकिन एक बात है, एक बात और भी कहता जो रोकता चलूं, बड़ी अजीब व गरीब बदकिस्मती की बात यह है, जब दुनिया इस मुहाने पर है कि श्रीलंका का नया प्रधान राष्ट्रपति बना है, यहाँ के अडानी को बाहर निकालने के चक्कर में उसने अपने मैनिफेस्टो में डाला है कि यहाँ के जो शिक्षा बोर्ड का डायरेक्टर ने, जो वो जो राजपक्षे था, महेंद्र पक्षे थे, मोदी जी के कहने से उसको ठेका दिया था। तो उसने कहा उसको निकालने के चक्कर में, भारत के एक अधिकार बिजनेसमैन को निकालने के चक्कर में वह सरकार में आ जाता है। मुइज्जू जो है, वो वहां पे इंडिया आउट करने के चक्कर में सरकार में आता है, और बांग्लादेश वाली अगर भारत का पक्ष लेती है तो वहां पे तख्ता पलट कर देते हैं। इन बातों पे गौर करने की जगह, जब हमारे पड़ोसियों में ये हाल है, यहाँ पर ये जूस के अंदर पेशाब ढूंढ रहा है एक आदमी। अब बताइए, मैं उसकी जगह भेजे के जगह गोबर है नहीं तो और क्या है, बताइए आप। बताइए, दुनिया में ये माहौल चल रहा है, आप क्या बात कर रहे हैं जी। बिल्कुल बिल्कुल ठीक। मैं धनंजय कुमार साहब का भी बड़ा स्वागत करूंगा, जुड़ गए हैं हमसे धनंजय सर। बिलाल सर, मैं आपके साथ उसके पहले मैं जो बात कर रहा था, एक ये जो राजनाथ सिंह जी का जो एक चर्चाओं में है, उनका जो वक्तव्य है, उन्होंने जो बयान दिया है, हालांकि उसमें कई सारी चीजें समाहित हैं, पीछे की कहानी भी है, लेकिन उसके निहितार्थ ढूंढे जा रहे हैं। पहले वो देखते हैं, फिर मैं आपसे सवाल करूंगा। अरे मैं तो कहता हूं, पीओके भी जिसे आज कहते हैं, वह भी हमारा भाई है, हम उसे अपने परिवार में शामिल करना चाहते हैं, हम तो उसको भी चाहते हैं। कुछ लोग कहते हैं पाकिस्तान से बात करो। बहनों भाइयों, हम लोगों का एक प्रिंसिपल है, सिद्धांत है, और आप जानते हैं, यदि शकून से रहना है, पड़ोसी के साथ, अपने पड़ोसी के साथ रिश्ते अच्छे बना के रखने चाहिए। हम भी, जितनी भी हमारी पड़ोसी नेबरिंग कंट्री हैं, सबके साथ हम रिलेशंस अच्छे बना के रखना चाहते हैं। पाकिस्तान के साथ भी रखना चाहते हैं, सबके साथ रखना चाहते हैं। लेकिन वो टेररिज्म को बढ़ावा देते रहें और हम उनके साथ अच्छे रिलेशंस बनाते रहें, यह कैसे होगा? दोनों काम नहीं हो सकता। वो गारंटी दें इस बात की कि हम टेररिज्म भारत की धरती पर किसी भी सूरत में होने नहीं देंगे, हम उन्हें गले से लगाने के लिए तैयार हैं, उनके साथ हम बातचीत करने के लिए तैयार हैं। ये बयान था, इसमें थोड़ा सा शायद पूरा नहीं चल पाया। इसमें वो उन्होंने कहा है कि हिंदू मुस्लिम करना बंद कीजिए, अब नहीं होना चाहिए। उनका जो भाव था, ये थोड़ा अधूरा सा चला है ये बयान मेरे यहाँ। और साथ में वो देश को बांटने की भी बात उन्होंने कही है। तो इशारे ठीक है कि उनका वहां उस और भी इशारा था, कश्मीर में जो बोलना है बोलना, लेकिन कहीं उसको इससे भी जोड़कर देखा जा रहा है कि जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ दौड़ रहे हैं, जिस तरफ चल रहे हैं, और उनकी तो राजनीति वहीं तक सीमित है,
तो क्या संकेत इसको माना जाए, कैसे देखा जाए इसको, बिलाल साहब? संजीव जी, दरअसल जो बयान अभी आपने चलाया फाइट के माध्यम से, और राजनाथ सिंह जिस तरह से डबल शेड्स के साथ बोले, अब बुनियादी तौर पर तो राजनाथ सिंह अटल स्कूल ऑफ थॉट के माने जाते हैं, जो थोड़ा लिबरल भी है, पॉलिटिकल बयानबाजी भी संभाल के करते हैं, अपनी एक पॉस्चरिंग भी करते हैं, और अपना एक सांप्रदायिक सौहार्द से जुड़ी बातें कर कर अपना एक लिबरल चेहरा भी बना के रखते, तो वो उनका स्टाइल। लेकिन मौजूदा, और दूसरा आपने वो बताया कि वो हिंदू मुस्लिम करना बंद कर, तो देखिए जहां तक जम्मू कश्मीर और पाकिस्तान वाला इशू है, आर्टिकल 370 वाला इशू है, तो ये तो एक विदेश नीति की डायरेक्शन पे चला जाएगा पूरा डिबेट। मैं इसको इंटरनल डोमेस्टिक इश्यूज पर रखना चाहूंगा, जो उन्होंने हिंदू मुस्लिम वाली बात कही। हालांकि अटल बिहारी वाजपेयी थे जिनका ये कहना था कि हम अपने दोस्त बदल सकते हैं लेकिन अपना पड़ोसी नहीं बदल सकते। ये वो अटल बिहारी वाजपेयी थे जो एक ही बहुत ही एक कूटनीतिक स्टाइल के अंदर बहुत ही समझदारी के साथ विदेश नीति के पहलू पर अपनी राय रखते थे। लेकिन उसी राय को आज छूते हुए राजनाथ सिंह ने एक मोदी की भी राय रखी है कि जब तक आपके यहाँ टेररिज्म है, या अपनी हमारी जो विदेश नीति है, जब तक आपके यहाँ टेररिज्म है तब तक आपके साथ रिश्ते नहीं सुधारे जा सकते। तो कुल मिलाकर उन्होंने कंडीशनल बयान दिया है, एक संतुलित बयान दिया है, और फिर वो डोमेस्टिक इश्यूज पर आ गए, जिसमें वो इशारा कर रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम से बचना चाहिए, हिंदू मुस्लिम से अब बचने की कोशिश करनी चाहिए। तो फिर ये सवाल खड़ा होता है कि हिंदू मुस्लिम कौन कर रहा है? क्या वो अपनी पार्टी की तरफ उनका इशारा है, या उनका अब इशारा अपनी पार्टी के लोगों की तरफ है, या उनका इशारा किसी विशेष मुख्यमंत्री की तरफ है? और अगर आप इसे किसी विशेष मुख्यमंत्री से जोड़ के देखें तो ऐसा भी नहीं है, क्योंकि असम के मुख्यमंत्री से लेकर, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री से लेकर, और आपके पश्चिम बंगाल की प्रदेश अध्यक्ष से लेकर, और केंद्र में बैठे नेताओं से लेकर, कैबिनेट मंत्रियों से लेकर जो जबान बोली जा रही है, ये तो फिर सब पे लागू होती है। तो क्या फिर राजनाथ सिंह ओवरऑल अपनी पार्टी के इस विचार पर एक क्रिटिकल होकर बोलना चाहते हैं, या साथ ही साथ वो भी पोजीशनिंग कर रहे हैं एक लिबरल चेहरे की, जिस तरह से अभी तक एक लिबरल चेहरे की और खूबसूरत अंदाज में नितिन गडकरी करते हैं, तो वो भी एक पोजीशनिंग कर रहे हैं कि मैं भी एक कैंडिडेट हूं, और मैं भी एक दावेदार हूं, मैं भी एक लिबरल चेहरे हूं जिस पर घटक दलों की सहमति हो सकती है। उस पृष्ठभूमि में कि अगर कहीं आरएसएस कोई इंटरनल रिप्लेसमेंट का कोई विचार कर रही है, तो गडकरी जी के साथ मैं भी लाइन में शामिल। एक तो लार्जर डायमेंशन इसकी ये है। तो दूसरा ये है कि जब एक कार्यक्रम के अंदर योगी आदित्यनाथ जी आए थे, तो उस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी थे, अमित शाह भी थे, और राजनाथ सिंह जी भी शामिल थे। तो योगी जी ने ना तो हाथ प्रधानमंत्री के सामने जोड़े, और न ही हाथ अमित शाह के सामने उन्होंने नमस्ते किया, बल्कि जब राजनाथ सिंह गुजरे तो उनको नमस्ते किया और इशारा करके अपने पास बिठाने की बात भी की। तो ये बात ठीक है कि एक भारतीय जनता पार्टी में एक ग्रुप ये मानता है कि योगी आदित्यनाथ के ऊपर राजनाथ सिंह जी का हाथ है। और मैं एक बार यहाँ इनपुट देता चलूं कि इसको एक लार्जर पृष्ठभूमि में देखने की जरूरत है कि जब ये नए चुनाव के बाद 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद जब सरकार का गठन हो रहा था, तो घटक दलों ने
इंटरनल ये एक साउंडिंग की थी कि हम अमित शाह जी से बात नहीं करेंगे, हम राजनाथ सिंह जी से बात करेंगे। तो घटक दल जो मौजूदा सरकार में है वो राजनाथ सिंह जी के संपर्क में ज्यादा है बनिस्बत अमित शाह की। तीसरा बात यह है कि आप जानते हैं कि अमित शाह और योगी आदित्यनाथ या केंद्रीय राजनीति और उत्तर प्रदेश की राजनीति के मुख्यमंत्री के बीच में भी एक टसल समय समय पर देखने को मिल रही है। जिस तरह से पिछली बार वो नाम लिखने की प्रथा शामिल की थी कांवड़ के दौरान, तो उस पर किस तरह से जो उत्तर प्रदेश के घटक दल है उन्होंने ही ऑब्जेक्शन कर दिया था और बताया ये जा रहा था कि ये ऑब्जेक्शन केंद्र के इशारे पे किया गया। वहीं आरक्षण वाले मुद्दे पर भी अनुप्रिया पटेल, संजय निषाद, सब लोगों ने और लोकदल ने एक योगी आदित्यनाथ को घेरने की कोशिश की थी। तो केंद्रीय नेतृत्व योगी आदित्यनाथ को घेरने की कोशिश भी कर रहा है और जो मौजूदा जो एक और कदम बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं योगी आदित्यनाथ, जिस पृष्ठभूमि का भी हमारे सामने जिक्र आया था, उस पर फिर आने वाले समय में आप देखेंगे कि एक केंद्र और उत्तर प्रदेश के अंदर खींचातानी देखने को मिल सकती है और फिर घटक दल मुखर होके बोल सकते हैं। तो कुल मिलाकर आप ये कह सकते हैं कि योगी आदित्यनाथ अपनी सर्वाइवल की कोशिश कर रहे हैं और अगर आप पूरे राष्ट्रीय दृष्टिकोण पर चले जाएं तो ये विचारधारा ऐसा लगता है कि कहीं से सेंट्रलाइज नहीं हो रही है, सब अपने अपने ऑटो मोड पे चल रहे हैं, जिसके जो मन में आ रहा वो कर रहा है और किसी का एक सेंट्रल कमांड का भारतीय जनता पार्टी में वैचारिक स्तर पर, सरकारों के स्तर पर स्पष्ट रूप से अभाव देखने को मिल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि वो जो बिल्कुल अलग अलग दिशाएं हैं, कोई एक सा जो भाव था वो नहीं दिखता है। मैं राजेश जी के पास जाने के पहले धनंजय सर के पास इसलिए जाना चाहूंगा कि मैंने एक एनकाउंटर की बात की है, तो वो आखिरी में राजेश भाई के पास पहुंचकर सब पर टिप्पणी मुझे मिल जाएगी। एक एनकाउंटर की गूंज वहां भी है, महाराष्ट्र में भी है, जिसको लेकर बड़ा हंगामा खड़ा हुआ है। वो अक्षय शिंदे वाला मसला मामला है और कहा यह जा रहा है कि ये गले की हड्डी बन चुका और चुनाव नजदीक है तो ये बहुत ज्यादा ये गले की हड्डी बनेगा। एक इस पर धनंजय सर आपकी, और दूसरा जो ये दिल्ली वर्सेस उत्तर प्रदेश वाली जो स्थिति को हम लोग चर्चा कर रहे हैं, जिस तरीके का एक रुख और रवैया उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर का और दिल्ली की कई निगाहें तिरछी हैं, ऐसा निकल कर आता है। कुछ ज्यादा अब आर पार जैसी स्थिति तो नहीं होने जा रही है, ये भी एक पूछा जा रहा है या एक चर्चाओं में है। सब पर आपकी प्रतिक्रिया धनंजय सर, फिर मैं राजेश सर के पास। एक आपके दर्शक हैं धर्मपाल देशवाल, पहले मैं उस पर बात करूं। वो कह रहे हैं कि कम से कम आपको नहीं चाहिए यहाँ आना, है ना? क्या अब नागरिक को भी अनसब्सक्राइब करें? भाई देशपाल जी, आपकी इच्छा है, हर कोई अपनी इच्छा से चले, ज्यादा बढ़िया है। मैं किसी इच्छा से मैंने इसको बंद नहीं करना है, इसको जितना जिसको जहर उगलना है उगलते रहे। नहीं, जहर की बात नहीं है, मैं वो नहीं कर रहा, वो हमारे साथी ही हैं। मैं कह रहा हूँ कि सबको अपनी इच्छा से चलने का अधिकार है। जैसे आपने कहा, मेरी भी इच्छा है कि मैं अपने मन से चलूं, क्योंकि हर जगह मिलावट है ना। और मैं क्या करूं, मैं जिस मुंबई में रहता हूं वहां अडानी बिजली देता है, जिस एयरपोर्ट से मैं जाता हूं बाहर, वहां वो भी अडानी का एयरपोर्ट है। कांग्रेस की सरकारों में भी अडानी के पैसे लगे हुए हैं, लोग कह रहे हैं। मैं उसमें नहीं पढ़ता हूं, इसलिए नहीं पढ़ता हूं कि मैं अपने आप से अपनी ईमानदारी का सर्टिफिकेट मुझे देना है बस। और बाकी मुझे जो बोलना मैं वही बोलूंगा। वो चाहे मैं 4 PM के मंच पे आऊं, चाहे डीवी लाइव पे जाऊं या किसी और चैनल पे जाऊं, अगर मुझे लगेगा कि संजीव भाई कह रहे हैं धनंजय भाई ये नहीं बोलना है, तो मैं उसी दिन बोलूंगा नमस्ते, मैं नहीं आऊंगा। मैं तोता नहीं हूं, मैं प्रवक्ता नहीं हूं किसी पार्टी का। ठीक, अब आते हैं इनकाउंटर पे आते हैं, पहले फिर आएंगे उत्तर प्रदेश। देखिए, इनकाउंटर बेसिकली इलीगल है। इलीगल इस तरह से कहिए कि इनकाउंटर की परिस्थितियां क्या होती, जिस तरह के इनकाउंटर हुए हैं, इनकाउंटर मतलब होता है मुठभेड़, दोनों तरफ से गोलाबारी हुई। तो एक तरफ से 50 पुलिस वाले हैं, एक तरफ से 2 आदमी है, क्या गोलाबारी करेगा? और करेगा भी तो घेर लेगा। लेकिन ये जो बदलापुर में जो हुआ है, वो कंप्लीटली एक सस्ता रास्ता इसलिए चुनते हैं कि गरीब आदमी को जब मारना होता है, जब गरीब आदमी आरोपी होता है, तो उसको तमाशा बनाया जाता है। घटना हुई स्कूल में, घटना किस दिन घटी, रिपोर्ट किस दिन लिखी गई, इतना बड़ा आंदोलन हो गया, रेलवे पटरी पे लोग चले गए। ये आम लोग नहीं थे,
वो राजनीति प्रेरित लोग थे, जो भी थे, विपक्ष के लोग भी वही कर रहे थे। अब इनको लगा कि अरे एक तो मामला बनता जा रहा रेप का, इनकाउंटर वहां हुआ उत्तर प्रदेश में, यहाँ भी कर देते हैं, इनकाउंटर कर दिया उस लड़के का आपने। अरे न्याय तक पहुंचने दीजिए। आपने संविधान की शपथ ली है, संविधान कहता है कि न्याय का काम न्यायपालिका के पास है, पुलिस के पास काम है कि आप अपराधी जिस पे आरोप लगा है उसको पकड़ो और कोर्ट में हवाले कर दो। आप बोल रहे हैं भाग रहा था। एक सामान्य सा लड़का जो जिसके पीछे बहुत कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड नहीं है, वो भाग रहा था रिवॉल्वर लेकर के, गोली चला रहा था, तो पहले तो उस पुलिस वाले को सस्पेंड कीजिए जिसका रिवॉल्वर कोई भी खींच लेता है, और वो भी सबके सामने। एक तो पुलिस को देख करके अच्छे अच्छे लोग डरते हैं, पुलिस को देख करके अच्छे अच्छे लोगों को डर लगता है। उस लड़के ने रिवॉल्वर छीन ली, गोली चलाई, एक को लग भी गई, और उसके बाद आपने इनकाउंटर कर दिया। कैसी कहानी कर रहे हो? और गृह मंत्री इस कहानी को सुना रहे हैं। भाई अगर रेप कर, एक ये भी चल रहा है थेरेपी कि नैरेटिव चल रहा है कि रेप की वजह से लोग बड़े आतंकित हैं और लोगों में बड़ा गुस्सा है। अच्छी बात है गुस्सा और सहनशीलता हो, अगर महिलाओं के प्रति जो रेप की घटनाएं लगातार हो रही हैं, हमारे देश में तो रिकॉर्ड है ना कि 80 से 90 महिलाओं का रोज रेप होता है। तो ये तो अच्छा हुआ कि 80 से 90 इनकाउंटर तो करिए कम से कम डेली, दिखाइए जरा ताकत कि न्यायपालिका में तो हमारे दम है नहीं, हम न्याय तक पहुंचते नहीं है। 20 साल में न्याय होता है, वो भी जो है छूट जाता है। कन्विक्टेड कितने परसेंट कन्विक्ट होते हैं? अच्छा, फिर जो है आपका नजरिया क्या है, समाज का नजरिया क्या है महिलाओं के प्रति, इसको भी जरा विचार कर लीजिए। कई सारे नेता है जिन पर रेप के आरोप है, करिए इनकाउंटर, उनको दिखाइए जरा ताकत। कई नेता है ना, अभी कोई मंत्री भी बन गया था जिसपे आरोप लगा कि उसने, एक लड़की महिला ने आरोप लगाया रेप का, वहां भी आरोप लगा। दिल्ली में लगातार हमारे साथ यौन शोषण हुआ, महिला पहलवानों ने इतना आंदोलन किया, किधर किस पर, अरे केस तो दर्ज नहीं कर पाते हो, इनकाउंटर क्या करोगे भाई? तो ये पूरा का पूरा खेल इनकाउंटर का जो है वो न्याय व्यवस्था को चिढ़ाने वाला है, हमारे सभ्य समाज पे दाग है। हम ये कहना चाहते हैं कि जिसकी लाठी उसकी भैंस है, बाकी संविधान, बाकी धर्म, बाकी सब ढोंग है। हम किसी को नहीं मानते, हम केवल मानते हैं जो ताकतवर है वो रहेगा, जो नहीं ताकतवर है वो मरेगा। ये आप व्यवस्था चला रहे हैं। अब उत्तर प्रदेश चलिए आप, उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है? उत्तर प्रदेश में या दिल्ली से जो चल रहा है, राजनाथ सिंह काहे के लिए बोल रहे हैं, किसके लिए बोल रहे हैं? सही सवाल उठाया बिलाल भाई ने, किसके लिए बोल रहे हैं, किसको बोल रहे हैं? आप रक्षा मंत्री हो भाई, मैं धनंजय कुमार बोल रहा हूँ, मेरे पास तो कोई ताकत है नहीं, आम आदमी मैं बोलता हूँ। अब कोई कह रहे हैं पत्रकार है तो हूँ, तो मुझे जो समझ में आता है बोलता। आप तो गृह मंत्री हो, बड़े ताकतवर व्यक्ति हो, आप तो कहो गृह मंत्री को कि भाई गृह मंत्री जी, जो जो बोलता है हिंदू मुसलमान करता है उसको पकड़िए, उस पर आरोप केस करिए, दर्ज कीजिए केस और बंद कीजिए। क्यों नहीं कर रहे हैं? कौन रोक रहा है उनको? तो जो रोक रहा है वो रोक नहीं रहा। जिसे हमसे अभी देशपाल जी ने सवाल किया, गृह मंत्री से भी करिए भाई कि आप क्यों ऐसे लोगों के साथ बैठे हो। राजनाथ जी, आप तो बड़ी अच्छी बात कर रहे हो, आप मंत्री पद पे क्यों बैठे हो? इस्तीफा क्यों नहीं दिया कि हम ऐसी सरकार में नहीं रहेंगे जो सरकार हिंदू मुसलमान करेगी? करना चाहिए था। आप तो पर्याय माने जाते थे। वाजपेयी जी राजधर्म सिखा रहे थे मोदी जी को, आपने उन्हीं मोदी जी को बना दिया कि नहीं, प्रधानमंत्री पद के यही दावेदार सही व्यक्ति हैं। वाजपेयी जी बेचारे होते तो क्या करते पता नहीं, होशो हवास में। अडवाणी जी तो चले गए घर टहलते हुए। तो कुल मिलाकर के स्थिति ये है कि हर तरफ जो है ड्रामा हो रहा है, और इस ड्रामे के बीच मुझे जो एक उम्मीद दिखाई पड़ती है, दो जगह उम्मीद दिखती है मुझे। एक तो नेता के तौर पे देखता हूं तो मैं राहुल गांधी दिखाई पड़ते हैं, कम से कम आदमी सच्चाई से बोल तो रहा है, सच बोलने वाला नेता नहीं है। अब बताइए दिल्ली में क्या हुआ, मुख्यमंत्री बनी और वो कह रही है कि ये जो है कुर्सी तो उनके लिए है, मैं खड़ा हूं मुख्यमंत्री को। संविधान का खुलेआम उल्लंघन है। आप पढ़े लिखे लोग हो यार, आप इस तरह की भाषा बोलोगे, उस मिथक में लेकर के जाओगे देश को। देश वहां जाने के लिए था, अगर वही था तो फिर तो संविधान क्यों बनाया था? आप एक तरफ मूर्ति तस्वीर लगा कर रखे हुए हो अंबेडकर की तस्वीर क्यों लगाई है? फिर सावरकर की तस्वीर लगाना चाहिए था केजरीवाल जी को। तो ये तमाम चीजें जो है इतना गडमड हो गया है, इसमें नागरिकों के पास ही अब रास्ता है। इसलिए हम बार बार कहते हैं कि संविधान जो है नागरिकों को मालिक बनाया है। संविधान में कहा गया वी द पीपल, हम भारत के लोग। हम भारत के लोग क्या देख रहे हैं, कैसा देश बनाना चाहते हैं, ये हम तय करें, ना कि मोदी जी तय करें या नायडू तय करें कि राहुल गांधी तय करें कि ये योगी आदित्यनाथ तय करें। हमको तय करना चाहिए। हम तय नहीं कर पा रहे हैं। हम कभी लड्डू में घुस जाते हैं, कभी किसी हिंदू मुसलमान में घुस जाते हैं, कभी बंगाली बिहारी में घुस जाते हैं। हमको देखना क्या हम बंगाली बिहारी हैं या हम मनुष्य हैं, क्या हम लड्डू हैं या इंसान हैं। लड्डू की बड़ी चर्चा हो रही है, लड्डू में मिल गया।
अरे घी में कितना मिला हुआ वो भी बताओ। सब लड्डू नहीं खाते हैं, घी भी खाते हैं बहुत लोग, रोज घी खाते हैं। घी में क्या क्या मिला है बताओ जरा। कोई पूछ रहा है कि देश में इतने सारे लोग घी बना रहे हैं, उन पर छापे पड़े कि सबका घी जांच किया जाएगा। बाबा रामदेव का घी कई बार आया कि उनका घी सही नहीं है, फलाने जी का घी सही नहीं है। अरे तो इतना सस्ता घी दे रहा है कोई, 329 रुपए में घी बेच रहा है किलो। यहाँ तो कह रहे हैं कि 1500 में भी असली घी नहीं मिल रहा है। और एक और बात मैं कह करके अपनी बात खत्म कर दूं, अगर आपको गाय शुद्धता में इतना बिलीव है, वो रक्षा के लिए तो आप मार देते हो आदमी को। तो आप 4-5 ऐसे शहर बनाओ जिसमें खाली गायें हो, गाय पालक हो और गाय हो। अगर जो है अच्छा, अब मैं एक और बात कहूं, हमारे देश में 40 से ज्यादा नस्लें हैं देसी गायों की। उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी किसके पास है? आप तो देसी सरकार हो, गाय वाली सरकार हो। वो जर्सी गाय थोड़ा रहती है गोलोक में। जर्सी गाय गोलोक में तो कामधेनु रहती है, कपिला रहती है, सब देसी गाय है। तो देसी गाय को आप कुछ कर नहीं कर रहे हो। जर्सी और फ्रीजियन को ज्यादा दूध देती है, ज्यादा दूध देती है। अरे वो बनाया ही गया है मिक्स करके। किसको पढ़ा रहे हैं ये कि चर्बी कहाँ मिला हुआ है? रवि किशन वहां भाषण दे रहा है बैठ करके कि जो है गाय गाय का मांस मिलाती है। अरे जर्सी गाय है क्या? फ्रीजियन क्या है? ये कोई रिसर्च का विषय थोड़े। तो ये इस देश में जो कम पढ़े लिखे लोग हैं, जो ज्यादा पढ़ गए, उनको लगता है कि मैं ही सबसे श्रेष्ठ हूँ। उनको ये समझ में नहीं आ रहा कि फैक्ट क्या है। फैक्ट के साथ चलिए। सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है। तो सत्य के साथ चलिएगा तो शिव के पास पहुंचिएगा, तब सुंदर होगा। ये तो झूठ मूठ के ड्रामा कर रहे हैं। और मुझे दुख इस बात का संजीव भाई, हर स्तर पे ड्रामा चल रहा है। बेरोजगारी के नाम पे ड्रामा चल रहा है। आप बेरोजगारी दूर करने के लिए क्या किया आपने? अभी नौकरी बांट रहे हैं आपके योगी आदित्यनाथ जी। कितनी आबादी है, कितनी नौकरी बांट रहे हैं? नौकरी बांटने में क्या कर रहे हैं आप? 69,000 लोगों को नौकरी दी, लो उसमें आरक्षण वाले को गोल कर दिया। ये इंसाफ है? हाई कोर्ट कह रहा है आपको, तो भी आप नहीं सुन रहे हो, टाल रहे हो। तो इस देश में लेटरल एंट्री की बात हो, चाहे वो आरक्षण, ईडब्ल्यूएस क्या है? क्यों लाया? आरक्षण को खत्म करने के लिए लाया आपने ईडब्ल्यूएस। इतने आंदोलन हुए, आप याद कीजिए 90 में जब 27 दोबारा लौटूंगा, आप एनफ करिए उसको। लास्ट लाइन, एक लास्ट लाइन, 27% जब आरक्षण लागू हुआ था, पूरे देश में हंगामा हुआ इस देश में। अभी 10% ईडब्ल्यूएस का आरक्षण लागू हुआ, किसी ने सुना? कहीं हंगामा सुना आपने कि ईडब्ल्यूएस के खिलाफ लोग उतरे सड़कों पर? जी बिल्कुल बिल्कुल नहीं, मैं थोड़ा सा विषय हम जो चर्चा आप नहीं, विषय उसी से जुड़ा हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल नहीं, आप सही, अंधराज से जुड़ा हुआ है। बिल्कुल जो हम अंधभक्त है उसी अंधराज है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आप वो आपका भाव वही था, लेकिन कुछ चीजें ऐसी थी जिसपे हम कर दे। हमने एनकाउंटर की बात की, तो मैं राजेश भाई के पास जाने के पहले यही सवाल पूछूंगा कि आपका राज्य तो बड़ा मशहूर रहा है एनकाउंटर्स, और आपस के एनकाउंटर पे भी हम चर्चा हमारी वही है, दिल्ली वर्सेस यूपी। और गुजरात में बहुत सारी चीजें हुई है पहले, जो जो दो भाई अब केंद्र में है। तो ये जो एनकाउंटर की बात है, वो एनकाउंटर कैसे आप उसको देखिएगा, कैसे देखते हैं कि कौन किसका एनकाउंटर करने में कामयाब होगा? क्योंकि अब जो एक नागपुर की भी जो दिशा और दशा है, जो उसकी मुख है बंदूक का, वो भी बड़ी चर्चाओं में। तो सब पर आपकी टिप्पणी राजेश सर, जो हम विषय पर बात कर रहे हैं उस पर। देखिए जी संजीव जी, अत्र तत्र सर्वत्र जो भी हो रहा है जी, उसका मूल हमारे गुजरात में। जो एनकाउंटर अभी आप योगी जी का देख रहे हैं, यहाँ गुजरात में तो ऐसा होता था कि आतंकवादी जेब में जो है वो चिट्ठी लेकर आता था कि उनको किसको मारना है, और उनका जब एनकाउंटर हो जाता था तो पुलिस जेब में से वो चिट्ठी निकालती थी, उसमें नरेंद्र मोदी का नाम जो है वो लिखा हुआ होता था। फिर वो आतंकवादी जो नाम एड्रेस लेके आते थे वो कहाँ गायब हो गए पता नहीं। लेकिन बहुत सारे एनकाउंटर गुजरात के अंदर भी हुए जिसमें बड़े बड़े पुलिस अधिकारी को जेल में जाना पड़ा। यहाँ के पुलिस कमिश्नर, आईपीएस, आईएएस ऑफिसरों तक को जो है वो जेल में जाना पड़ा। और वो एनकाउंटर जो है वो ये हिंदू मुसलमान वाला एंगल तो था, लेकिन उसके ऊपर से जो है एक रंगदारी का एक अलग जो है वो मॉडल था। जो राजस्थान और गुजरात के जो पत्थर के व्यापारी है वो एक दूसरे को सुपारी देते थे, अपने जो हरीफ थे उनको, और उनको एनकाउंटर में फंसा देने का काम करते, जो तुलसी प्रजापति वाला एपिसोड हुआ था। तो ये एनकाउंटर जो संस्कृति है, जो कल्चर है, वो भी यहाँ से ही पनपा है। और वही मॉडल जो है वो आप अभी उत्तर प्रदेश के अंदर योगी से देख रहे हो, और महाराष्ट्र में हुआ है।
वो लोग ये सोच रहे हैं कि कलकत्ता के में जैसे ये रेप वाला मामला वो पॉलिटिकल हो गया और उससे जो है बैकफुट पर जाना पड़ा, चुनाव नजदीक में है, ऐसा करो इस मुद्दे को ही खत्म कर दो, तो एनकाउंटर कर दो तो बात खत्म हो जाएगी। लेकिन ये सारी चीज करते करते समाज के अंदर एक ऐसा गुस्सा ये लोग डाल रहे हैं कि कल जाके पुलिस की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं देख रहा हूँ सोशल मीडिया पर एक लड़का है जो बहुत वायरल हुआ है, जो उसकी बहन की किसी ने जो है वो किया था और उसने मार दिया, तो उसको हीरो बना दिया लोगों ने। तो समाज के अंदर जो है ऐसे लोग जो है वो प्रोत्साहित होंगे उससे कि न्याय ऐसे ही मिलता है। अरे भाई, तो फिर अदालतों की जरूरत कहाँ है? आप जिस सीजेआई के वहां गणपति की आरती उतारने गए थे, उनको भी जो है वो फ्री कर दो, उनको भी किसी मंदिर में बिठा दो, फिर जो है अदालतों की जरूरत नहीं। इसी प्रकार से न्याय करना है। मैं गुजरात के बारे में बताऊं, अभी अभी आज के अखबार अगर आप खोल के देखेंगे, गुजराती कोई भी अखबार, एक ही पन्ने पे 5 रेप की वारदातें हैं। उनमें 3 वारदात ऐसी है जिसके तार जो है भारतीय जनता पार्टी के किसी न किसी नेता या कार्यकर्ता के साथ जुड़े हुए हैं। एक शिक्षक है जिसने गौडसे की पूजा की थी, उसने एक बच्ची के साथ बलात्कार किया और गला रेत कर जो है उसको गाड़ी के अंदर उसको मार दिया गया। ये एनकाउंटर वहां नहीं होते। एनकाउंटर अगर आपको करना है, आप रेपिस्टों के खिलाफ है, आप जो है ये जंगलियत जो लोग कर रहे हैं उसके खिलाफ है, तो सारे लोगों के सामने यही कार्यवाही होनी चाहिए। लेकिन बुलडोजर की कार्यवाही हो या एनकाउंटर की कार्यवाही, ये लोग हर चीज को पॉलिटिकल चश्मे से देखते हैं, और जब पॉलिटिकल चश्मे से देखते तो ये होता है। आप देखो, लोकसभा के चुनाव के वक्त हमारी भैंस खोल के ले जाएंगे, मंगलसूत्र ले जाएंगे, ये डर दिखा रहे थे। अब जम्मू कश्मीर में क्या किया? हमें गुजरात के, मैं कल ही गुजरात के एक डिबेट में था, मैंने कहा था हमारी गुजरात की बहनों ने क्या गलत किया है। दीपावली पर जो है उनको भी गैस सिलेंडर मिलना चाहिए फ्री, वो नहीं मिला। जम्मू कश्मीर में दिया, स्वागत है उसका। ये बदलती राजनीति जो है उसका हम स्वागत करते हैं। वो जो निर्णय किया है उन्होंने बहुत सही निर्णय किया है। लेकिन जहां पर जो वोटर्स बहुमत में है उसका तुष्टीकरण करो। अगर हिंदू से वोट मिलता है तो हिंदू की बात करो, मुसलमान से वोट मिलता है तो उनको किसी से कोई लेना देना नहीं, ना किसी धर्म से लेना देना है, ना जाति से लेना देना है, ना समाज से लेना देना है, ना प्रदेश से लेना है। उनको सिर्फ अपनी जो है वो कुर्सी को संभालना है। और ये जो तरीका एक ढूंढ निकाला गुजरात मॉडल ने, वही तरीका अब उनके सामने, जो आप यूपी की बात कर रहे हो, वही हथियार जो है अब उनके सामने जो है लोग तैयार कर रहे हैं। अब जो था कि एक ही नंबर था, नरेंद्र मोदी के बाद कौन, ये कोई सोचता ही नहीं था, क्योंकि ऐसा था कि ये तो अजरा अमर है, यावत चंद्र दिवाकर है, ये तो हार ही नहीं सकते, ये तो कमजोर हो ही नहीं सकते, उनके मुंह से निकल गई उतनी सीट जो है वो लाके दे देंगे। तो पार्टी के भीतर भी कोई बोल नहीं रहा था, पार्टी के बाहर भी जो है उनका कोई मुकाबला नहीं कर रहा था। लेकिन जैसे लोकसभा का चुनाव के नतीजे आए, आप देखिए, सिर्फ उत्तर प्रदेश नहीं, बहुत सारी ऐसी जगह है जहां से लोगों ने बोलना शुरू किया है। गुजरात के अंदर नरेंद्र मोदी के बर्थडे पर, ये भूपेंद्र भाई पटेल की सरकार की पहली जो सरकार थी, उसमें जो मंत्री रहे, कैबिनेट मंत्री, वो जवाहर चावड़ा एक खत लिखते हैं नरेंद्र मोदी को, और वो बताते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के लोग भ्रष्टाचार में कितने लिप्त हैं। वो ये भी बताते हैं कि जो आप बुलडोजर चला रहे हो अवैध जो है वो सारे मकानों पर, तो जूनागढ़ का डिस्ट्रिक्ट का जो आपका भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय है वो अवैध है। उनको जो है जो परमिशन चाहिए कॉरपोरेशन की वो नहीं मिली है, और वो भी जो है भ्रष्टाचार में लिप्त हुए। कि यहां से कहा जा रहा है। दूसरे 3-4 विधायक ऐसे हैं जो बोलना शुरू कर दिया है यहाँ पर। तो सिर्फ उत्तर प्रदेश के अंदर नहीं, भारतीय जनता पार्टी के हर प्रदेश के अंदर मोदी बीजेपी के खिलाफ हर प्रदेश की बीजेपी जो है वो मोर्चा खोले हुए है, क्योंकि उनको पता चला है कि नहीं भाई, कमजोर हुए हैं आदमी, और उनको और कमजोर करेंगे तभी जो है इस चुंगल से छूट पाएंगे। किसी को नरेंद्र, मैं पहले से कह रहा हूं, कोई आदमी नरेंद्र मोदी से मोहब्बत कर ही नहीं सकता। सारे लोग जो है उनकी सत्ता के साथ है। जिस दिन उनके पास से सत्ता चली गई उसके बाद नरेंद्र मोदी के पास कोई नहीं रहेगा। तो ये जो स्थिति है पार्टी के अंदर, सत्ता के साथ लोग जुड़े हुए थे, अब धीरे धीरे उनको पता चल रहा है कि हो सकता है 1-1.5 साल के अंदर कोई ऐसी स्थिति हो जाए दिल्ली के अंदर कि
फिर जो है नरेंद्र मोदी न रहे, तो प्रदेशों का जो है नियंत्रण जो पहले था, यहाँ पर प्रदेश के अध्यक्ष नहीं है, जैसे राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं है, तो प्रदेश अध्यक्ष कैबिनेट मंत्री बनाए गए हैं CR पाटिल साहब। तो यहाँ पर जो सदस्यता अभियान था उनका हाल भी आपने देखा है, आपने पढ़ा भी होगा। बहुत सारी जो चीजें यहाँ पर हुई हैं, जो स्कूल के बच्चों को सदस्य बना दिया गया, टीचर्स को टारगेट दे दिया गया, सरकारी कर्मचारियों को वैक्सीन लेने के लिए एक सिविल हॉस्पिटल के अंदर एक व्यक्ति जाता है, उनको कहता है ये OTP आपके मोबाइल पर आएगा, वो OTP दोगे तो हम आपको इंजेक्शन देंगे। और ये सारे वीडियो वायरल हो रहे हैं। ये सारे कुछ एक्सरसाइज करने के बाद भी जो है वो सदस्यता अभियान के अंदर गुजरात के अंदर जो है लोग नहीं जुड़ रहे हैं। तो ये संगठन की जो कमजोरी है वो इसलिए दिख रही है कि अब संगठन में बैठे हुए जो लोग थे, जो पहले गुलामी करते थे, जो नहीं बोलते थे, वो सारे लोग या तो निष्क्रिय हो गए या तो उन्होंने बोलना शुरू किया है। उनको ये पता चला है कि अभी वक्त है, लोहा गर्म है, अभी हथौड़ा मारा जा सकता है और इनके चुंगल से जो है वो बाहर निकला जा सकता है। और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भी जो है एक प्रकार से यही कोशिश में है। वो कोशिश में नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी की सत्ता ना रहे, क्योंकि जिस दिन भारतीय जनता पार्टी की सत्ता नहीं रहेगी तो मोहन भागवत को भी पता है उनके क्या हाल होंगे। लेकिन वो ये चाहते हैं कि RSS पर जो मोदी का कंट्रोल हो गया है वो कंट्रोल चला जाए और फिर से RSS जो है वो पोजीशन के अंदर आ जाए कि भारतीय जनता पार्टी को कंट्रोल कर सके। उसकी एक लड़ाई अलग चल रही है। इसीलिए कोई जो है शिवराज सिंह चौहान को मोहरा बना रहा है, कोई गडकरी को मोहरा बना रहा है, कोई जो है योगी आदित्यनाथ को अपना हथियार बना रहा है। तो सारे प्रदेशों के अंदर जो राजनीतिक परिणाम आने के बाद जो स्थिति बनी है नरेंद्र मोदी की, उस स्थिति के अंदर लाभ उठाने की कोशिश कर रहे हैं। और यही राजनीति नरेंद्र भाई ने की। नरेंद्र भाई ने भी यही करा था। जितने उनके सीनियर लोग थे हमारे गुजरात के अंदर, जितने भी काशीराम राणा हो, शंकर सिंह वघेला हो, केशुभाई पटेल हो, सारे लोगों को जो है वो दरकिनार कर दिया। CM भी ऐसे बनाए कि जो है उनको आधी रात को बोल दो खड़ा हो जाओ तो वो जो है कुर्सी से हटा लिया जाएगा। तो ये सारी चीजों से जो लोग अपमानित महसूस करते थे, ये सारी चीजों से जो है वो उस वक्त बोल नहीं पाए थे, वो सारे जो स्लीपर सेल थे अब भारतीय जनता पार्टी के अंदर एक्टिव होने लगे। राजेंद्र सिंह राणा से लेकर सारे लोग गुजरात के बीजेपी के जो बिल्कुल किनारे पर चले गए, कहीं पर उनका नाम सुनाई नहीं दे रहा था, वो सारे लोग भी जो है अलग अलग मंच बनाकर भारतीय जनता पार्टी के सामने चुनौती खड़ा कर रहे हैं। तो योगी ने तो अपनी ब्रांड बना दी थी। यहाँ तो भूपेंद्र भाई ऐसा है कि भूपेंद्र भाई की कोई हैसियत नहीं है। अगर नरेंद्र मोदी कल कह दे आप उतर जाओ, तो योगी ने तो जो है उत्तर प्रदेश के अंदर एक ऐसी पोजीशन बनाई कि नरेंद्र मोदी को अगर प्रधानमंत्री रहना है कि नहीं रहना उसकी मास्टर की उनको पता था मेरे पास है। और इसीलिए ये वक्त जो हुआ उत्तर प्रदेश के अंदर वो इसीलिए हुआ कि भाई योगी को बदलने की, योगी को हटाने की, नंबर 2 पे आने की कोशिश है, योगी को उसको दरकिनार करने की जो कोशिश की गई, जो सारे राज्यों में हुई थी, वो उत्तर प्रदेश में न हो। इसीलिए जो है योगी ने ये जो है काम किया कि भाई नरेंद्र मोदी को जितनी भी सीटें चाहिए थी बहुमत से, सारी की सारी जो है उत्तर प्रदेश में ही कम हुई। बिल्कुल। अब जो बाई इलेक्शन है वो उनकी अग्नि परीक्षा है। जैसे हमारे साथी ने बताया कि अब बाई इलेक्शन के अंदर वो अच्छा रिजल्ट लेके आए तो वो पार्टी को और RSS को ये मैसेज देंगे कि देखिए उत्तर प्रदेश का लोकसभा के अंदर जो जनादेश था वो नरेंद्र मोदी की नीतियों पर, नरेंद्र मोदी के चेहरे पर, नरेंद्र मोदी के काम पर था। उसमें उत्तर प्रदेश ने जो मैंडेट दिया वो नरेंद्र मोदी के विरुद्ध में था। और आज जो मैं मैंडेट लेके आया हूं ये मेरे काम पर है, यानी कि मेरी पोजीशन जो है उत्तर प्रदेश के अंदर मजबूत है। अगर मुझे सपोर्ट किया गया तो फिर से पार्टी जो है उत्तर प्रदेश के अंदर बैठी हो सकती है, वरना नरेंद्र मोदी के नाम पर उत्तर प्रदेश आपके हाथ से चला जाएगा। ये एक पॉलिटिक्स भी चल रहा है। और उसमें साथ में जो 4 प्रदेशों के चुनाव है उनके नतीजे क्या आएंगे, उसका क्या उसमें रोल रहेगा, तो सारे लोग तैयार बैठे। अब समझिए जो 10-20 साल नरेंद्र मोदी ने राजनीति की है, उस राजनीति से परेशान जितने भी लोग पार्टी के भीतर है वो तैयार बैठे हैं और मौके की तलाश में है कि जैसे ही मौका मिले। आपने जो यहाँ पर किसी ने कहा अमित शाह से कोई चर्चा करने के लिए, मैं तो हमेशा कहता हूं अमित शाह की कोई औकात ही नहीं है अगर नरेंद्र मोदी नहीं ये पार्टी के अंदर। तो लोग जानते हैं कि नरेंद्र मोदी को खत्म कर दोगे
तो अमित शाह जो है वो अपने आप खत्म हो जाएंगे, उसके पास और कोई चारा नहीं है हमारे गुजरात वापिस आने के अलावा। और अमित शाह भी एक ऐसी राजनीति कर रहे हैं, गुजरात के जो संगठन है उस पर आनंदीबेन पटेल के और सबके जो ग्रुप है उसको हटाकर अपना नियंत्रण लाने की एक कोशिश में वो लगे हुए हैं, क्योंकि उनको भी पता है कि अगर वहां से कुछ गड़बड़ हुई तो फिर गुजरात ही आना पड़ेगा। तो गुजरात में आने के लिए वो भी तैयारी वो कर रहे हैं, दोनों साइड से जो है वो लड़ाई लड़ी जा रही है। तो भारतीय जनता पार्टी अब कांग्रेस या विपक्ष से ज्यादा जो है वो अपनी भीतरी जो है वो लड़ाई लड़ रही है। और उसमें नरेंद्र मोदी की आप बॉडी लैंग्वेज देखिए, उनका फ्रस्ट्रेशन देखिए, उनके वक्तव्य देखिए, वो सारे में आपको पता चलेगा कि वो कितने परेशान है, सत्ता में भी परेशान है, संगठन के अंदर भी परेशान। बिल्कुल 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 ठीक कर रहा है भाई। वो परेशानियां चाहूं और की हैं और अपनी खुद की पैदा की हुई है। जो अंतरकलह अंदरूनी जो उनके आपसी झगड़े हैं वो अब बहुत सतह पर है और सब दिखाई पड़ा। और आपने जो बात कही हम तो ये भी पा रहे हैं। मैं एक मध्य प्रदेश में बड़ा रोचक सा एक किस्सा भी हुआ है, हाल ही का है, कि 5 बार के विधायक 3 बार मंत्री रहे, अब वो शख्स जो है एक सांसद के प्रतिनिधि हो गए, क्योंकि उन्हें अपने जिले में जो जिला योजना समिति उसमें एक वो कमांड चाहिए था, वहां बैठना था उनको उस बैठक में, तो उसके प्रतिनिधि हो गए। किस हद तक बीजेपी जाती है, मतलब वो पार्षद से भी नीचे का एक पद माना जाता है, सिर्फ आप प्रतिनिधि हो उसको। तो किसी भी हद तक जाना, किसी भी स्थिति तक जाना, ये बीजेपी का चाल चरित्र चेहरा जो है सब उजागर है देश के सामने। मैं सभी से सवाल करना चाहूंगा, जो हमारा विषय है, कि ये कहा जा रहा है कि जो निशाना पे साथ साथ रहे कि फाउल कर दिया गया है, योगी की ओर से हो रहे हैं, तो वो फाउल में रेड कार्ड दिखाना है उन्हें, दिल्ली चाहता है। लेकिन दिल्ली जो फाउल्स कर रहा है उस पर निगाह नागपुर की लगी हुई है। तो सभी से मैं चाहूंगा, मतलब राशिद भाई से लेकर, और रेफरी जो है वो दिल्ली विक्टिम हो जाने की स्थिति हो जाएगी जब ये 4-5 राज्यों के चुनाव के नतीजे आ जाएंगे तब, या जो वो कोशिश कर रहा है किसी तरीके से उत्तर प्रदेश में हम इनको फाउल के तौर पर एक रेड कार्ड दिखा दें। और नुकसान तो होना है, अगर आप यहाँ दिखाइएगा, उत्तर प्रदेश में तो है नहीं आपके पास, बीजेपी के पास कोई और इतना कद्दावर नेता। सब पर आपकी टिप्पणी में राशिद भाई आपसे लेकर फिर राजेश भाई तक। मैं संजीव भाई आपका थोड़ा सा आधा सवाल समझ पाया, माफी चाहूंगा कि आखिर में आप ये मैंने सिर्फ ये कहा कि देखिए, जो माना यह जा रहा है कि फाउल कर रहे हैं, योगी कर रहे हैं, एनकाउंटर की बात हो या जो हिंदू मुस्लिम है उसको लेकर जो ध्वनित हो रहा है कि कहीं दिल्ली उन चीजों पे थोड़ा कमांड या नकेल किसी भी तरीके से कसी जाए। और उधर दिल्ली की जो अपनी गलतियां बहुत सारी, जिसको नागपुर देख रहा है, नागपुर की मंशा है, जो अभी राजेश भाई ने भी कहा कि किसी भी तरीके से अब उन्हें मोदी नहीं चाहिए, ऐसा ध्वनित हो रहा है कि उसको कहीं कमांड करने की जो रही है आज तक नागपुर करता रहा, उसमें स्थिति में फिर लौटे। तो ऐसे हालात में किसका शिकार की संभावनाएं ज्यादा बनती दिखती हैं। और ये जो चुनाव के नतीजे आने वाले हैं, इसके बाद अभी 2 राज्यों के आ रहे हैं, फिर 2 राज्य और हैं, चाहे वो महाराष्ट्र हो, झारखंड और फिर उसके बाद दिल्ली लगा हुआ, इन सब पर मैं चाह रहा था कि आप कितने। असल में संजीव भाई, दिल्ली की लड़ाई तो दरअसल पहले थी, इस रिजल्ट के आने के बाद तो अभी राजेश सर ने बताया ना कि वो अमित शाह गुजरात की तरफ भी नजर कर रहे हैं। सबको अपने अपने बिलों की परवाह हो गई है। yes. मोदी जी को अपनी कुर्सी की परवाह हो गई है, दिल्ली की परवाह नहीं, अपनी कुर्सी की परवाह हो गई है। इलेक्शन तो निकल चुका दिल्ली का, अब तो या तो सरकार गिरे या फिर आने वाला समय देखा जाएगा। तो अभी तो दरअसल योगी आदित्यनाथ हो या अमित शाह हो या मोदी हो, उन्हें अपने अपने बिलों की परवाह है, अपने अपनी कुर्सियों की परवाह है। इस चक्कर में लग गए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि इनके पास अपने इंटरनल इतने ज्यादा प्रॉब्लम्स इनके साथ हो गई हैं। जैसा आपने जिक्र किया, आरएसएस और भाजपा के बीच में, मोदी जी के बीच में जो भी डिस्टेंसेस हैं, जो भी बातें हैं, वो उसमें उलझ गए हैं। योगी आदित्यनाथ जी जो हैं, अभी दिल्ली की तरफ उनका कोई ध्यान नहीं है। लोगों ने कराया था, लेकिन वो एक बहुत ही अलग किस्म के आदमी हैं, साधु व्यक्ति हैं, बहुत कभी जीवन में मुंह से निकाला नहीं है उन्होंने कि मेरी जो है दिमाग मेरा दिल्ली की कुर्सी पर है। लोगों ने बता दिया था। अमित शाह असहज हो गए, वो समझ में नहीं आई उनके कि आखिरकार ये हो क्या रहा है। तो कहने का मतलब ये है संजीव सर कि ये इस समय अपनी यूपी की कुर्सी बचा रहे हैं। अमित शाह अजीबोगरीब दुविधा में है, अचानक दूसरे नंबर के थे, कभी योगी आदित्यनाथ का नाम आ जाता है, वो अगर किसी तरह से उनको घेरने की कोशिश करते हैं तो पता चलता है कि वो आरएसएस जो है अभी प्रधानमंत्री के पद पर ही जो है, या प्रधानमंत्री पर आवाजें उठने लगती हैं। तो इनकी लड़ाई अपनी हो गई है अब, और अपनी अपनी लड़ाई में इनके पास जो इनके पास मैंने बताया ना पहले के टूल्स हैं, उसी में ये घिरे हुए हैं। और ये हैवी प्रकृति का नियम है, इससे ज्यादा और कहाँ जा सकते थे आप। भाई प्रधानमंत्री से बड़ा तो कोई पद है नहीं देश में,
वो भी परेशान हो गए। अब ये जो बाकी थे अमित शाह, ये तमाम जो लोग हैं, और तो कोई है नहीं इनके यहाँ, ये लोग भी अपनी अपनी परेशानियों में है, लेकिन जनता वही खड़ी है। अभी धनंजय सर ने जो बताई ना, मूल बात तो दरअसल हकीकत में वही है। आप किसी भी चर्चा को लेंगे, बात यह है कि किन लोगों के बारे में जिक्र चल रहा है, किन लोगों के बारे में डिबेट है। इनका तो चलिए झगड़ा है, हम बात कर रहे हैं, लेकिन उसका जो लब्बो लुआब निकलना चाहिए लोगों की फलाह का, वो नहीं निकल पा रहा है। मैं बता रहा हूँ ना, अपने अपने मसले में उलझे हुए हैं सारे, अर्थात देश के लोग भी देख रहे हैं ये। अब होता क्या, भी मैंने देखा कि, मैं एक सेकंड और लूंगा, केजरीवाल ने वो इस्तीफा दिया, केजरीवाल ने इस्तीफा देकर, एक यकीन मानिए कैसी बाढ़ सी आई। मैंने कहा केजरीवाल का टाइम थोड़ा कम बचा है, मुख्यमंत्री का वैसे तो टाइम उनका बहुत है, ऊपर वाला उन्हें दीर्घायु ईश्वर करे। तो बात यह कि एक तो उनका मुख्यमंत्री वाला जो है ना कैरियर, कार्यकाल बहुत कम, और उनके पास ताकतें नहीं है, एक चपरासी को इधर से उधर नहीं कर सकते। और देश में चर्चा केजरीवाल के हटने की, आतिशी के आने की, ईमानदारी से बताइए पूरे देश में कौन से विभाग पे इस बात का फर्क पड़ेगा कि दिल्ली में केजरीवाल की जगह कोई और, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ये ऐसा हंगामा मचता है, हम सब कुछ अपनी मूलभूत समस्याएं भूल करके केजरीवाल के आवगमन के चक्कर में लग जाते हैं। हाँ, खबर को देना है, खबर भी बतानी है, लेकिन मसला तो वही है ना कि इन लोगों की परवाह कौन करे। ऐसे इनके अंदर ये नूरा कुश्ती हो रही है, आरएसएस उनसे लड़ रहा है, वो वहां सिर पीट रहे हैं, योगी जी की अपनी दिक्कतें हैं, तो ये अपने अपने चक्कर में लग गए। और ठीक भी है, कुछ देर अगर अपने अपने चक्कर में लगेंगे तो हिंदुत्व से थोड़ा ध्यान कम हो जाए, हम तो ऐसी वो प्रार्थना करते हैं जी। बिल्कुल बिल्कुल। बिलाल सर क्या कहिएगा आप? अनम्यूट कीजिएगा, अनम्यूट कीजिएगा, अनम्यूट अनम्यूट कर लीजिएगा। देखिए संजीव जी, जो जो मुल्क में पिछले 10 सालों में हालात हैं, उन हालात का जो मनोविज्ञान या उसकी साइकोलॉजी या उसकी उसकी जो कैफियत, वो ये बता रहा है कि अब नैरेटिव शिफ्ट हो गया है विपक्ष के पक्ष में। इसलिए राहुल गांधी आज एक इमर्जिंग फोर्स बन के उभर रहे। और मेरे को लगता है कि जिस तरह से राहुल गांधी ने सोशल जस्टिस के एक इशू पर, जो सामाजिक सरोकार से जुड़े मुद्दों और लोकतंत्र, संविधान की परिपाटी, संवैधानिक, यही कहने वाला था जो अभी धनंजय सर कह रहे थे कि संविधान को लेकर उन्होंने एक बहुत ऐसा वो क्रिएट कर दिया है कि जिसको हर आदमी उसको मान रहा है, उसको कर रहा है कि वास्तव में ये चीज होनी और चाहिए। आप कंटिन्यू। हाँ, संवैधानिक मूल्यों की जो बात की है उस, और अब लोग आशा की नजर से देख रहे हैं, और अब ये देखना है कि फाइनली हालात किस तरह से आके सेटल्ड होते हैं। लेकिन ये बात स्पष्ट हो गई है कि भारतीय जनता पार्टी और उसकी सरकार न केवल अपनी राजनीतिक दिशा से भटके, बल्कि अपनी वैचारिक दिशा से भी भटक। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। धनंजय सर क्या कहिएगा आप? आपकी टिप्पणी। अनम्यूट कीजिएगा सर, अनम्यूट कर लीजिए, अनम्यूट कर लीजिए। देखिए, जो कोई भी आम आदमी के साथ खड़ा नहीं होगा, उसके साथ कोई खड़ा नहीं रहेगा। कुछ दिन तक तो रहेगा, क्योंकि आम आदमी का चोला पहन करके आप आते हैं, संविधान को माथे से लगाते हैं। संविधान में आम आदमी, संविधान के पन्ने जो है उस सब में अक्षर जो है ना, वो आम आदमी है। वो अक्षर जी केवल जी। अक्षर नहीं है, वो आम आदमी। जो उसके साथ खड़ा होगा, उसके साथ आम आदमी खड़ा होगा। आज नहीं कल खड़ा होगा, कल खड़ा होगा। और संविधान सबसे महत्वपूर्ण है, इसलिए सारे धर्म ग्रंथों के ऊपर उसको रखा गया। इसको बार बार समझने की जरूरत है। और मैं इसलिए राहुल गांधी की बार बार तारीफ करता हूं कि राहुल गांधी ने पहली बार इस देश में संविधान की इतनी चर्चा हुई, उसमें राहुल गांधी का बड़ा रोल है। राहुल गांधी कितने समझदार हैं, राहुल गांधी देश को कितना जानते हैं, ये सब दीगर बातें हैं। मूल बात है कि राहुल गांधी ने उस नब्ज को पकड़ा है, जो नब्ज देश का नब्ज है, जिससे पता चलेगा कि देश को बुखार है या कौन सी बीमारी हुई है। इसलिए जाति गणना की जो बात कर रहे हैं, बहुत महत्वपूर्ण बात कर रहे हैं। वो सामाजिक न्याय की जो बात कर रहे हैं, बहुत महत्वपूर्ण बात कर रहे हैं। और अब कितना भी ये झूठ पड़ोसे, मैं बार बार वहीं चला जाता हूँ, कितना भी झूठ पड़ोसे कि राहुल गांधी आरक्षण को खत्म करना चाहते हैं, देखिए विदेश जाके बोल के आए। अरे आप झूठ बोलते हो। राहुल गांधी आरक्षण की बात कर रहा है, आप आरक्षण की बात खत्म करना चाहते हो, इसलिए लेटरल एंट्री लाते हो, इसलिए ईडब्ल्यूएस लाते हो। और अब जो है लड्डू लाइए, मंदिर लाइए, कुछ लाइए, आपको जाना है अपनी अपनी मान में। बड़ा सही कहा राशिद भाई ने कि वो बिल में जाना है आपको।
क्योंकि आपका टाइम पूरा हो गया है, देश के नागरिकों ने समझ लिया है आप किसके साथ खड़े हो। ठीक है, वो थोड़ा लेट समझता है क्योंकि हमारी प्रक्रिया ऐसी है, लेकिन वो समझता है। और सबसे महत्वपूर्ण जो अब दिख रहा है कि अभी महाराष्ट्र में चुनाव होने वाला है, हरियाणा में चुनाव चल रहा है, जम्मू कश्मीर में चुनाव चल रहा है। अब वो पूछ रहे हैं जगह जगह जा करके कि 370 फिर लेकर के आएंगे, 3 पीढ़ी नहीं लाएगी। अरे क्या करना है 370 का, हमको क्या लेना? 370 था कि नहीं था, उससे हमको क्या करना है? आपको था तो माला जपो उसको जपो बैठ करके। आम आदमी को नौकरी चाहिए, आम आदमी को बेहतर हेल्थ व्यवस्था चाहिए फ्री, आम आदमी को बेहतर शिक्षा चाहिए फ्री। आप ये 3 चीज देते हो क्या? देते हो तो बात करो, वरना उधर लेके जाओ अपना कमंडल, नहीं चलेगा ये। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट मैसेज है इस चुनाव का और आने वाले चुनाव में भी, कि आप गरीबों की बात करो, बेरोजगारी की बात करो, हमारी समस्याओं की बात करो। जी बिल्कुल बिल्कुल सर। राइट सर, जो बार बार हम बात करते हैं, जो मोदी जी को लेकर आप बहुत बेहतर आप जानते हैं और आपने बहुत नजदीक से देखा है और बहुत आपने उनके बारे में लिखा भी है और टिप्पणियां आप करते हैं विभाग। भय जो है, भयभीत बहुत जल्दी होते हैं, और ये अभी जो चल रहा है पूरे का पूरा दौर, इसमें बहुत स्पष्ट झलकता है कि बहुत ज्यादा भयाक्रांत है। तो इन सब के बीच में क्या ये जो चल रहा है कि हमारे को कुर्सी बचाने के लिए जो जो हो सकता है, क्या अब सफलता इस तरीके से आप मारकर और आप जीवित रह पाएंगे जो राजनीतिक तौर पर? आपकी टिप्पणी। देखिए, आपने सारे जीवन पर जो षड्यंत्र ही किए हो, आपके गुरु के साथ, आपके साथियों के साथ, संजय जोशी जो उनके साथी थे सबसे पहले राजनीति के, उनको कोई पहचानता नहीं होगा अगर संजय जोशी ने उनका अध्यक्ष, आप अध्यक्ष आपका नहीं बनवा पा रहे, आपका नहीं हो पा रहा है, आप रुका है पूरा मामला, बिल्कुल उसको हाँ, लिया। हाँ। तो संजय जोशी जो है, उन्होंने आपको बनाने में बहुत मेहनत की है। उनके साथ भी जो किया, केशुभाई पटेल जिनके कंधे पर जो है बंदूक रख के शंकर सिंह वाघेला का शिकार किया, उसके बाद केशुभाई पटेल के साथ आपने क्या किया, अडवाणी जी के साथ क्या किया, तो जो पूरे जीवन आपने किया है उसी का भय आपको सताता रहता है कि कोई मेरे साथ ये नहीं कर जाए। तो वो अमित शाह जिसको हम सीपे सालार बोल रहे हैं, तो अमित शाह से भी उनको खौफ रहता होगा कि कभी ऐसी मुसीबत आ पड़ी कि अगर अमित शाह को बचना है तो मुझे जो है गड्ढे में डालकर जो है वो निकल जाएगा, क्योंकि दोनों ने जो है वो क्राइम पार्टनर है, दोनों की जो स्थिति है उनको पता है कि कौन क्या कर सकता है। तो ये सारी चीजों से जो है अभी नरेंद्र मोदी घिरे हुए और गेम पलट गया है। जो पहले मुद्दों को भटकाने की राजनीति थी और चली 10 साल तक, अब जो है मुद्दों की राजनीति आ गई है और मुद्दों पे ये लोग टिक नहीं पाते। उनको बस यही आता है, ये इनको हिंदू मुसलमान और फर्जी राष्ट्रवाद, यही 3-4 चीजें हैं जिन पर जो है वो काम कर सकते हैं। और आप मेरिट पे बात कर दो, आप डेवलपमेंट पे बात कर दो, आप विदेश नीति पे बात कर दो, आप अर्थनीति पे बात कर दो, तो वहां वो लोग जो है बगला झांकने लगते हैं। तो इनकी ये कमजोरी है और उस कमजोरी का फायदा जो है वो राहुल गांधी ने संविधान को रेफरेंस पॉइंट बनाया पूरे पॉलिटिकल डिस्कोर्स का, और उन्होंने बताया कि भाई ये देश के अंदर ना हिंदू की बात चलेगी, ना मुसलमान की चलेगी, ना सिख की चलेगी, ना ईसाई की चलेगी। हमको जो संविधान दिया गया है उसकी प्रस्तावना में जो बात कही गई है उसके आधार पर देश चलेगा, कोई व्यक्ति के आधार पर नहीं चलेगा, किसी पार्टी के आधार पर नहीं चलेगा। और जो वोट है आपका, वो कितना भी ताकतवर आदमी हो देश का, उसके वोट की कीमत और मेरे और आपके वोट की कीमत में जो है वो अंतर नहीं है। वही वोट है जो कितने भी ताकतवर शासक को जो है वो कमजोर बना सकता है। तो ये जब चर्चा में आया और लोगों को ये पता चला कि नहीं भाई ये सारी चर्चा के अंदर जो है हमारे तो रोजगार छीने जा रहे हैं, हमारी जो है वो महंगाई जो है वो तो बढ़ती जा रही है, हमारी जो सुरक्षा है उस पर तो आज भी स्थिति जो थी उससे बदतर स्थिति हो गई है। अगर जो है वो ब्रिज गिर रहे हैं तो उसमें तो जो है हिंदू का भी टैक्स का पैसा है, मुसलमान का भी टैक्स का पैसा है। तो जितनी भी लूट मची हुई है उस लूट की हिस्सेदारी जो है वो सिर्फ चंद लोगों के पास है, और जिनको लूटा जा रहा है वो उन लूटने वाले लोगों को जो है सत्ता में बार बार ला रहे हैं। ये चीज जो है बहुत सारे लोगों को समझ में आ गई और उसी का ये परिणाम है। और ये चर्चा अब जो है जो आगे बढ़ी है, ये चुनाव के परिणाम के बाद एक सही अर्थ में एक जंग चली है। और यही संविधान वाली जो बात है या आरक्षण वाली बात हो या समता मूलक राष्ट्र की बात हो, वो चीज राहुल गांधी आगे लेके गए हैं। चुनाव खत्म हुआ, चर्चा खत्म हुई, ऐसा नहीं हुआ। पहली बार ऐसा हुआ है कि चुनाव खत्म होने के बाद भी ये सारे
जो चर्चा है वो लोगों के बीच में है, और इसी से जो है ये लोग परेशान हो रहे हैं और अंदर अंदर जो है अपनी राजनीति शुरू कर दी है कि कल जाके जो है कोई ऐसी स्थिति आए तो अपनी अपनी पोजीशन को बचाओ। तो ये अपनी पोजीशन बचाने में पड़े हुए सारे लोग हैं। बिल्कुल बिल्कुल ठीक आपने उसको कहा कि अब चिंता बाकी सभी पैनलिस्ट की ओर से भी निकल कर आया है कि वो सिर्फ और सिर्फ स्वयं कैसे बचे इस पर फोकस है। मालूम है कि यदि अब कहीं कुछ बदलाव हुआ तो हमें भी शायद जेल जाना पड़ेगा, सुनिश्चित सा वो है, इतने आपने काला काला किया है कि वो सब निकल कर सामने आएगा। एक अच्छी और शानदार चर्चा के लिए राजेश भाई आपका धन्यवाद सर आपका, और जुड़े हुए थे हमारे साथ में राशिद भाई जुड़े थे और साथ में थे बिलाल भाई, इन सबका शुक्रिया अदा करेंगे आप सबका, हमारे लिए समय निकाला। शानदार एक चर्चा आपने और हमारे दर्शकों तक अपनी बातें पहुंचाई, एक अच्छा उनको ज्ञान दिया। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थी हमारी आज की चर्चा। हमारा अनुरोध यही होगा कि यदि ये चर्चा आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर आप कमेंट कीजिएगा कैसी लगी आपको ये चर्चा, और साथ साथ अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और ज्वाइन का बटन नहीं दबाया तो ज्वाइन का बटन भी जरूर दबाइए। प्यार और स्नेह बनाए रखिए और देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। धन्यवाद, नमस्कार।